गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पिछले वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था। मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है तथा फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। अब आगे का स्टेप जो एम्ब्रियोलॉजी में होता है वो है फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, एक तो युग्मक जनन और एक निषेचन। तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। निषेचन वह क्रिया है जिसमें मेल एवं फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और उनके अगुणित केंद्रक परस्पर फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। निषेचन की क्रिया अंडे को विकसित होने के लिए भी प्रेरित करती है। तो जेम्स ग्रे के अनुसार निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला है एक्टाइवेशन। अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश कई क्रियाओं को प्रेरित करता है। ये अंडाणु के वल्कुटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रियाओं को उत्तेजित करता है तथा कोशिका द्रव में मेटाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ाता है। सेकेंड है एम्फीमेक्सिस। मेल एवं फीमेल गैमेट के अगुणित केंद्रकों के संलग्न को हम एम्फीमेक्सिस कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल के हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम है वो मिलकर डिप्लॉइड क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया पूरी होने के लिए निम्न आवश्यकताएं होती है। फर्स्ट, निषेचन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच सके। यदि निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसमें जल तरल माध्यम का कार्य करता है। और यदि फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वह इसमें दैविक द्रव तरल माध्यम का कार्य करता है। सेकेंड है, गैमेट्स का जीवन काल बहुत छोटा होता है, अतः निषेचन के लिए आवश्यक है कि नर व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप विसर्जित किए जाएं ताकि उनमें फ्यूजन संभव हो सके, नहीं तो युग्मक मर जाएंगे और निषेचन नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए कई एकशरीर प्राणी जैसे मछलियाँ, एम्फीबियन जो जल में अंडे देते हैं, उनके अंडे कुछ ही मिनटों में निषेचित हो जाने चाहिए, नहीं तो अंडे जो है बेकार हो जाते हैं। स्तनधारी प्राणियों में ये अवधि 24 घंटे की होती है। थर्ड, निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शुक्राणुओं की संख्या अंडाणुओं से कहीं अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शुक्राणु ही जल युग्मक होते हैं तथा अंडाणु तक पहुंचते हैं। इनके मार्ग में भटकने के संभावित खतरे को देखते हुए इनकी संख्या अधिक, क्योंकि ये जो स्पर्म है वो तो मूवेबल होता है और एग जो होता है उसमें कोई लोकोमोशन नहीं होता, इसलिए इनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये पैतृक प्राणियों के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जलीय माध्यम में होने वाले बाह्य निषेचन को फिर दो श्रेणी में बांटा जाता है। ए समुद्री जल में बाह्य निषेचन, दूसरा स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन। तो समुद्री जल में जो निषेचन होता है, समुद्री जल में निवास करने वाले प्राणियों में ये पाया जाता है। ये प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर नर व मादा युग्मक समुद्री जल में विसर्जित कर देते हैं, यहीं पर उनका फ्यूजन होता है। निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए वयस्क प्राणी एक निश्चित समय पर युग्मकों का विसर्जन करते हैं। एक जाति के एडल्ट फीमेल एक निश्चित समय एवं परिस्थितियों जैसे वातावरणीय तापमान, प्रकाश की मात्रा में कमी में अंडे जल में विसर्जित कर देते हैं। फीमेल द्वारा विसर्जित अंडों के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी जल में विसर्जित किए जाते हैं जो स्वजातीय मादाओं को अंडे देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये रसायन नर पदार्थों को भी शुक्राणु विसर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह समुद्री जल में एक साथ बहुत सारे अंडे और शुक्राणु मुक्त होकर अंडों में शुक्राणु में के बादल बना लेते हैं और इस तरह निषेचन आसानी से हो जाता है। शुक्राणु व अंडाणु का एक समय पर एक साथ विसर्जित होने से शुक्राणु की कमी को जो है कम दूरी तय करनी पड़ती है। यदि विसर्जन दूर होगा तो शुक्राणु को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि शुक्राणु का जीवन काल अत्यंत अल्प होता है, उसमें संचित ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है। समुद्री जल में शुक्राणु एक दिन से भी कम समय तक निषेचन योग्य रह पाते एवं उसमें संचित ऊर्जा शुक्राणु को कुछ ही घंटों तक रख सकती है। अतः शुक्राणु व अंडाणु का एक साथ विसर्जित होना जरूरी है। बी है स्वच्छ जल में वायु निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रेश वाटर। स्वच्छ जल में निवास करने वाले जिन प्राणियों में वायु निषेचन पाया जाता है उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि शुक्राणु केवल कुछ घंटों की अपेक्षा कुछ मिनटों तक ही सक्रिय रहते हैं। अतः इन प्राणियों में युग्मक विसर्जन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समस्या से निपटने के लिए इनमें मैथुन क्रिया पाई जाती है। उदाहरण के लिए मछलियाँ, एम्फीबियंस तथा जलीय एकशरीर के प्राणियों में मैथुन क्रिया होती है।
तथा निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्राणु सीधे अंडाणुओं पर ही छोड़ दिए जाते। ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्थलीय प्राणियों में अंडे देने से पूर्व ही अंडों पर अपारगम्य आवरण चढ़ा दिए जाते हैं या अंडे विकास के लिए माता के गर्भाशय में ही रोक लिए जाते हैं। उनमें शुक्राणु मैथुन अंगों की सहायता से मादा के शरीर में छोड़े जाते हैं। ऐसे प्राणियों में निषेचन मादा के शरीर में जनन वाहिनियों या अंडाशय में होता है। उदाहरण के लिए यूरोडेज में निषेचन अंडवाहिनी के निचले भाग में जनन द्वार के समीप होता है। सैलामेंड्रस, रेप्टिलिया, एविस तथा अधिकांश स्तनधारी प्राणियों में निषेचन अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में होता है। कुछ शिशु प्रजक मछलियों जैसे गम्बूसिया, हेरेंटेडिया तथा कुछ स्तनधारी प्राणी जैसे एरिकुलस में निषेचन अंडाशय पुटिकाओं में होता है। स्थलीय प्राणियों में शुक्राणु तथा अंडाणुओं के विसर्जन समय की साम्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में मादा जनन वाहिनी में शुक्राणु अधिक लंबी अवधि तक सक्रिय रह सकते हैं। अब है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसे अध्ययन के लिए हम 5 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँच। सेकंड, युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। थर्ड, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। फोर्थ, अंडाणु का सक्रियण। 5, युग्मकों के प्राक केंद्रों का या प्रोन्यूक्लियई का संलग्न। तो फर्स्ट है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। लैंगिक जनन की प्रमुख समस्या है कि शुक्राणु व अंडाणु की मुलाकात किस प्रकार होती है, क्योंकि नर व मादा युग्मक या तो अलग अलग प्राणियों में या अलग अलग अंगों में उत्पन्न होते हैं। इनमें से नर युग्मक मोबाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट इनमोटाइल होता है। युग्मक केवल कुछ मिनटों तथा कुछ घंटों तक ही जीवनक्षम तथा निषेचन योग्य होते हैं। मनुष्य में शुक्राणु व अंडाणु 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। यही नहीं, शुक्राणु में ऊर्जा भी सीमित होती है। अतः निषेचन में ये महत्वपूर्ण होता है कि यथाशीघ्र शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाए। पूर्व में ये समझा जाता था कि परिपक्व अंडाणु संभवतः कुछ विशिष्ट रसायनों का स्रावन करते हैं जो शुक्राणु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, परंतु इस बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिल पाए। निषेचन की आवश्यकता एवं युग्मकों के विशिष्ट व्यवहार के कारण ही युग्मकों की मुलाकात होती है और युग्मकों का परस्पर मिलना नात्विक संयोग होता है। शुक्राणु व अंडाणु की मुलाकात निश्चित करने के लिए बाह्य निषेचन में युग्मक अधिक संख्या में तथा नज़दीकी क्षेत्रों में विसर्जित किए जाते हैं। आंतरिक निषेचन में शुक्राणु मैथुन अंग की सहायता से मादा की जनन वाहिका में छोड़े जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से गति करते हुए अंडाणु की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणु अधिक संख्या में तथा नज़दीकी क्षेत्र में विसर्जित किए जाते हैं ताकि कोई न कोई शुक्राणु तो अंडाणु तक पहुँच ही जाए। अंडाणु का आकार में बड़ा होना भी निषेचन में सहायक होता है, क्योंकि शुक्राणु के संपर्क हेतु अधिक सतह उपलब्ध करवाता है। फिर है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। युग्मकों की मुलाकात हो जाने पर उनमें संपर्क स्थापित होता है। संपर्क केवल जाति विशेष के अंडाणुओं एवं शुक्राणु के बीच स्थापित होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्राणियों के बहुत सारे अंडाणु शुक्राणु पाए जाते हैं, लेकिन जाति विशेष के अंडाणु ही अपने जाति विशेष के शुक्राणु ही अंडाणु की तरफ आकर्षित होते हैं। संपर्क केवल जाति विशेष के अंडाणु एवं शुक्राणु के बीच ही स्थापित होता है। एक जाति विशेष के शुक्राणु ही उस जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकते हैं और इस क्रिया को निषेचन क्षमता कहते हैं। ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो विशिष्ट रसायनों द्वारा संपादित होती है तथा ये रसायन अंडाणु और शुक्राणु द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो दोनों गैमेट जो है केमिकल स्रावित करते हैं जिनके द्वारा ये क्रिया होती है। जाति विशेष के परिपक्व अंडाणुओं द्वारा स्रावित फर्टिलाइजेंट तथा परिपक्व शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजेंट का स्रावन करते हैं। ये रसायन एंटीजन व एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के लिए एक ग्राहक का कार्य करता है तथा स्वजातीय अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता प्रदान करता है। फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन एक रासायनिक ताले कुंजी के समान कार्य करता है। जिस तरह एक ताला विशेष चाबी से खुलता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार के फर्टिलाइजन विशेष प्रकार के एंटी फर्टिलाइजन से ही क्रिया कर सकता है। तो फर्टिलाइजेशन की संरचना व कार्य का वर्णन F.R. लिली ने 1919 में किया था। उनके अनुसार ये ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें मोनोसेकेराइड व अमीनो एसिड के विशिष्ट अणु पाए जाते हैं। इसके एक या एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज
आदि पाए जाते हैं। ये मोनोसेकेराइड के अणु सल्फ्यूरिक अणु द्वारा स्थिरीकृत किए जाते हैं। प्रत्येक फर्टिलाइजन के अणु में एक से अधिक सक्रिय समूह पाए जाते हैं, अतः फर्टिलाइजन के अणु एक से अधिक शुक्राणुओं से जुड़ सकते हैं। फर्टिलाइजन की रासायनिक संरचना जाति दर जाति बदलती रहती है। परिपक्व अनिषेचित अंडों द्वारा फर्टिलाइजन स्रावित किया जाता है। ये प्लाज्मा झिल्ली या जैली आवरण में उपस्थित होता है। स्तनधारी प्राणियों में जोना पेलिसुडा की कोशिकाएं फर्टिलाइजन का स्रावन करती हैं और ये निम्न कार्य का संपादन करते हैं। फर्स्ट, ये सुजातीय शुक्राणु के समूह को चिपकने में सहायता करता है। सेकंड, ये शुक्राणुओं को अंडाणु की सतह पर चिपकाकर निषेचन को सुनिश्चित करता है। थर्ड, ये शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजन के साथ क्रिया कर शुक्राणु को निषेचन क्षमता प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु को भीतर प्रवेश कर सकते हैं। एंटी फर्टिलाइजन शुक्राणु की सतह झिल्ली पर पाया जाता है। यह भी एंटी फर्टिलाइजन की तरह जाति विशिष्ट होता है। इसमें अम्लीय प्रोटीन पाए जाते हैं। इनका अणुभार लगभग 10,000 होता है। शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजन के अणु अंडाणु के एंटी फर्टिलाइजन के अणु में इस तरह फिट होते हैं जैसे किसी ताले में चाबी फिट होती है। एफ आर लिली के अलावा टाइटलर ने भी बताया कि फर्टिलाइजेशन के अणु सूक्ष्म अंकुरों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, जो विटेलाइन झिल्ली से बाहर निकले हुए होते हैं। जब शुक्राणु इनके संपर्क में आता है तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजेशन से क्रिया कर शुक्राणु को विटेलाइन झिल्ली के भीतर जाने दिया जाता है। यह सूक्ष्म अंकुर अवशोषित हो जाते हैं, इससे अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। तो इस प्रकार जो है कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि दोनों ही गैमेट के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो कि एक दूसरे को स्रावित करने के बाद एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उसी जाति का अंडाणु जो है उसी जाति के शुक्राणु से आपस में फ्यूज होता है और ये केमिकल्स जो हैं वो इनको फ्यूज करने का कार्य करते हैं, ताले चाबी की तरह कार्य करते हैं। अब अगली जो हमारा स्टेप है वो है सेकंड स्टेप है युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। ये हम जो है अगले वीडियो में थर्ड है एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। अभी हमने ये पढ़ा है कि दोनों जो है आपस में इनका एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन ने आपस में एक दूसरे को आकर्षित किया। अब थर्ड वाला है एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। ये हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।